गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले की वीडियो में देखा था कि भारत में जो इतिहास पढ़ा जाता है, इतिहास का अर्थ क्या है और इतिहास का अन्य विषयों के साथ में क्या संबंध है। वो इतिहास का एक पूरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट था। आज हम उस इतिहास के व्यवहारिक धरातल पर उतरते हैं और हम ये देखते हैं कि भारत में हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट किस प्रकार से डेवलप हुई, या इस इतिहास का शोध करने में, अनुसंधान करने में किस प्रकार के लोगों का योगदान रहा। और आज हम जो इतिहास पढ़ते हैं वो किसी खास नाम से, किसी समय काल से किस प्रकार से पढ़ते हैं, इसका विकास किस प्रकार से हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में छोटी सी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भारत में इतिहास के अध्ययन और उसके विकास क्रम के बारे में। आधुनिक भारत में इतिहास का अध्ययन एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा स्थापित हुआ। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स ने की थी। यह एक अंग्रेज न्यायाधीश था और जब वो भारत आया तो उसको विभिन्न विवादों में फैसले देने के लिए भारतीय कानूनों का अध्ययन करना जरूरी था। इसलिए उसने भारतीय धर्मशास्त्रों और पुराणों का अध्ययन करना शुरू किया और एक अपनी टीम बनाने का निश्चय किया जिसको एशियाटिक सोसाइटी कहा। और इस सोसाइटी ने भारत के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू कर दिया और उन्हीं ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते जब वो कानून की खोज कर रहे थे तभी उन्हें लगा कि इन ग्रंथों में कोई ऐतिहासिक तत्व है। और विलियम जोन्स, जो कि क्लासिकल लिटरेचर जो था यूरोप का, जो लैटिन और ग्रीक भाषाओं में था, उससे काफ़ी परिचित था। इसलिए उसने लैटिन साहित्य की समानताएं भारतीय साहित्य में ढूंढने का प्रयास किया और इन्होंने सबसे पहले उन विभिन्न धार्मिक ग्रंथों को ऐतिहासिक सामग्री के रूप में प्रस्तुत किया। और इस सोसाइटी ने जो सामग्री ढूंढी और उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले और इन निष्कर्षों को आधार बना करके जब शोध आगे बढ़ा तो एक साम्राज्यवादी इतिहासकारों का एक गुट तैयार हुआ जिसने भारत का इतिहास पुनः लिखा। और उस इतिहास लेखन में सबसे बड़ी जो दृष्टि रही वो ये थी कि हम किस प्रकार से भारत में अपनी सर्वोच्चता को स्थापित करें। और जब भारत में अंग्रेजों का साम्राज्य जब धीरे धीरे बढ़ रहा है तब भारत के इतिहास को किस प्रकार से लिखा जाए कि वो अंग्रेजों के साम्राज्य को फ़ायदा पहुंचाए। उदाहरण के लिए उन्होंने भारत में आर्यों को एक विदेशी जाति स्वीकार किया और कहा कि आर्य बाहर से आए और भारत पर आक्रमण करके द्रविड़ियन लोगों को यहाँ सिंधु सरस्वती नदियों से भगा दिया और वो दक्षिण की ओर चले गए। इससे अंग्रेजों के साम्राज्यवाद को कुछ फ़ायदा होने वाला था। पहला कि उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय, जिनको आर्य और द्रविड़ कह करके पुकारा गया, इनमें आपसी संघर्ष पैदा कर दिया। दूसरा, आर्यों को बाहरी घोषित कर दिया, क्योंकि भारत के लोग सांस्कृतिक दृष्टि से अपने पूर्वज आर्यों को मानते थे और हमेशा अपने इस सिद्धांत पर विश्वास करते थे कि कृतन्वो विश्वम आर्यम, यानी पूरे विश्व को आर्यमय बना दें। तो उन्होंने यही प्रमाणित कर दिया कि आर्य है वो मध्य एशिया से या यूरोप के आल्प्स पर्वत से आए थे और गोरी चमड़ी के लोग थे। और इस सिद्धांत से उन्होंने खुद की साम्यता स्थापित करते हुए कहा कि जिस प्रकार से आर्य बाहर से आए, हम भी बाहर से आए हैं, हमें भी शासन करने का अधिकार है भारत में। दूसरा, ये जो आक्रमण का सिद्धांत है वो इसीलिए भी गढ़ा गया और ये भी कहा गया कि भारत सदियों से गुलाम रहा है। पहले आर्यों का रहा, फिर मुगलों का, अरबों का, और अब स्वाभाविक चूँकि हम आए हैं तो अब हमारा भी गुलाम भारत को होना चाहिए। तो ये एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए साम्राज्यवादी इतिहास लेखन किया गया।
यद्यपि इसने भारत के इतिहास को पुनर्लेखित करने में काफ़ी योगदान भी दिया, लेकिन इसने कुछ सिद्धांत ऐसे भी गढ़े जो आज भी विवाद के विषय हैं और उनकी सत्यता पर आज कई इतिहासकार प्रश्न उठाते हैं। जब साम्राज्यवादी लेखन अपने चरम स्तर पर था, तभी भारत के कुछ बुद्धिजीवी शिक्षित युवक जो यूरोप से शिक्षा प्राप्त करके आए थे, लेकिन उनको अपनी भारतीयता पर गर्व था, उन्होंने इन साम्राज्यवादी इतिहासकारों के द्वारा जो सिद्धांत दिए जा रहे थे उनका खंडन करने के लिए इतिहास को पुनः नए सिरे से लिखा गया, जिनको राष्ट्रवादी इतिहास लेखन कहा जाता है। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में भारत की संस्कृति और उसके धर्म और अध्यात्म पर गर्व किया गया और यह कहा गया कि जब पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं था, जब पूरी दुनिया अंधेरे में और आपस में नंगे होकर के लड़ रहे थे, तब भारत में ज्ञान का प्रकाश फैला था और तब भारत विश्व गुरु था। दूसरा, भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इन्होंने जोर दिया और कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था अंग्रेजों से आने से पहले भी समृद्ध थी, लेकिन अब आपके आने के बाद में धीरे धीरे दुर्गति की ओर जा रही है। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में खास करके जब आर्य सभ्यता और सिंधु सभ्यता पर जब काम हुआ, तब उन्होंने आर्य आक्रमण के सिद्धांत का भी विरोध किया। साथ ही उन्होंने गुप्त काल पर अधिक जोर दिया और गुप्त काल को स्वर्ण काल कहने पर ज़्यादा बल दिया। उनका ये मानना था कि गुप्त काल भारत में एक आदर्श काल था, जब भारत में हर और शांति और समृद्धि थी। तो इस प्रकार से इतिहास लेखन है वो राष्ट्रवादियों के समय काफ़ी प्रबल रहा, जो जिसमें मुख्य फोकस है वो भारत और भारतीयता रही। कार्ल मार्क्स एक यूरोपियन विद्वान था जिसने एक सिद्धांत दिया जिसको मार्क्सिज्म या मार्क्सवादी कहा जाता है। उन मार्क्सवादियों का भारत पर प्रभाव 1920 के बाद में, खास करके रूस में हुए क्रांति के बाद में भारत पर भी पड़ा और वहाँ से मार्क्सवादी इतिहास लेखन की भी भारत में चर्चा हुई। मार्क्सवाद का जो मूल आधार है वो वर्ग संघर्ष है। वो मानते हैं कि दो व्यक्ति हैं तो उनमें आपस में संघर्ष होगा, दो राज्य हैं तो संघर्ष होगा, और वो संघर्ष क्यों होगा? वो संपत्ति के लिए होगा। तो मार्क्सवाद का मूल सिद्धांत वर्ग संघर्ष है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, और उसका जो मूल आधार है वो संपत्ति है। और इसकी इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या कार्ल मार्क्स ने की है और उसने ये कहा कि जब वर्ग संघर्ष होगा तो अंत में सभी वर्ग खत्म हो जाएंगे और एक आदर्श अवस्था जो होगी वो वर्गहीन समाज की होगी। इस पूरे सिद्धांत को भारत में लागू करने का प्रयास किया और खास करके इतिहास लेखन में। इसका जो सबसे बड़ा मार्क्सवादी इतिहास लेखन का जो योगदान है भारत के इतिहास में वो ये है कि इस लेखन के बाद में भारत का आर्थिक इतिहास लिखा जाने लगा, उस पर काफ़ी जोर दिया जाने लगा। नगरों का इतिहास, नगरीकरण क्या होता है और इन नगरों का क्या प्रभाव पड़ा, व्यापार वाणिज्य, इन सब चीज़ों पर काफ़ी अधिक मात्रा में शोध कार्य इस मार्क्सवादी इतिहास लेखन के द्वारा किए गए। लेकिन यह चूँकि एक आदर्शात्मक विचारधारा थी कि वर्गहीन समाज हमें स्थापित करना है, और इसलिए हर एक घटना को इसने वर्ग संघर्ष के रूप में देखा। उदाहरण के लिए भारत में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुए धार्मिक सुधार आंदोलनों को इसने ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में हुई सत्ता के लिए वर्ग संघर्ष को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि ब्राह्मण है वो कुछ भी नहीं करते थे और सर्वोच्च थे, जबकि क्षत्रिय शासक होते हुए भी दूसरे स्थान पर थे। इसलिए बौद्ध और जैन, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों क्षत्रिय होते हुए उन्होंने ब्राह्मणों के विरुद्ध प्रतिरोध करके नए धर्मों की स्थापना की। तो ये इस प्रकार से कई सिद्धांत भी बनाए गए हैं। इस पर भी इतिहासकारों को कई मत भिन्नताएं हैं और इस पर डिस्कोर्स लंबा चलता रहता है। आगे आप जैसे जैसे इतिहास पढ़ोगे आप सभी इन विचारधाराओं से परिचित होते जाओगे। एक विचारधारा जो लगभग 1980 के बाद से भारत के इतिहास में अधिक प्रचलन में आई वो है सबअल्टर्न विचारधारा। यह खास करके अमेरिका और यूरोप के विश्वविद्यालय में जो भारतीय इतिहासकार थे उन लोगों के द्वारा इस विचार को आगे बढ़ाया गया
सुमित सरकार ने भारत में इस पर आधुनिक भारत का इतिहास लिखा है। सबाल्टर्न विचारधारा, सबाल्टर्न का मतलब होता है आम व्यक्ति का इतिहास या नीचे से इतिहास को लिखना। ये इतिहास है वो नीचे से शुरू होता है और ऊपर तक जाता है। नीचे का मतलब यहाँ है कि आम व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, उसके बाद में उससे बड़े अधिकारियों का इतिहास और सबसे लास्ट में राजाओं का इतिहास। जबकि इससे पहले का जो इतिहास है उसमें हम राजा, राजत्व और शासन के बारे में तो ज़्यादा जानते हैं, लेकिन जनता के बारे में कम जानते थे। तो सबाल्टर्न इतिहासकारों ने आम लोगों के इतिहास को, नीचे से इतिहासकारों को, इतिहास लेखन को अधिक बल दिया। तो ये इतिहास की कुछ 4-5 विचारधाराएं भारत में अभी भी प्रचलन में है। ऐसा नहीं है कि साम्राज्यवादी इतिहास लेखन खत्म हो चुका है, ये अभी भी चलता है और सभी प्रकार के इतिहास लेखन की विचारधाराएं अभी भी प्रचलन में आती है। भारत में इतिहास लेखन प्राचीन काल से था या नहीं था, इससे संबंध में भी बहुत सारा विवाद इतिहास में चलता रहता है। इसमें 2 प्रकार के दृष्टिकोण हैं। एक ये गुट है जो मानता है कि भारत में प्राचीन समय में इतिहास का लेखन नहीं किया जाता था। वो ये कहते हैं कि न तो भारत में इतिहास की, खास करके साम्राज्यवादी इतिहास लेखकों ने ये कहा कि भारत में इतिहास के प्रति बौद्ध दृष्टि बहुत ही कम थी, इसलिए उन्होंने शासकों का समय काल बिल्कुल भी नहीं लिखा है। क्रोनोलॉजी जो होती है, काल बोध, वो बहुत ही कम था। उदाहरण के लिए पुराणों में शासकों का नाम तो आता है, लेकिन यह नहीं बताते हैं कि उसका जन्म कब हुआ या उसने कब से कब तक शासन किया। यह जरूर आता है कि उसने 20 साल, 24 साल, 50 साल तक शासन किया, लेकिन वो 50 साल कौन कौन से थे वो ये नहीं बताते हैं। दूसरा, राजाओं के बारे में भारतीय जो ग्रंथ है प्राचीन, वो बहुत कम जानकारी देते हैं और उसमें भी उसका चमत्कारिक दृष्टि से या धार्मिक या सांस्कृतिक दृष्टि से उसका वर्णन है, राजनीतिक दृष्टि से या इतिहास की दृष्टि से उसको नहीं रखा गया है। तो इन कमियों को देखते हुए यूरोपियन इतिहासकारों का यह मानना था कि भारत में इतिहास लेखन कभी हुआ ही नहीं। जबकि दूसरा जो समूह है वो ये मानता है कि नहीं, भारत में इतिहास लेखन सदियों से रहा है। और वो ये तर्क देते हैं कि जैसे पुराण है तो पुराणों के 5 भाग है, उसमें जो वंश और वंशावलियाँ हैं, उसमें राजाओं के वंश, ऋषियों के वंश और उनकी पूरी वंशावलियाँ दी गई है। मनवंतर का मतलब ही काल बोध होता है, जो कि एक क्रोनोलॉजी का पार्ट है। तो वो बताते हैं कि किस प्रकार से समय को विभाजित किया गया है। तो वो समय का जो विभाजन है वो युगों से लेकर के एक पल तक का विभाजन किया गया है। तो ऐसा नहीं था कि इतिहास का में काल बोध भारतीयों को नहीं था। दूसरा, महाभारत या फिर पुराण समय अनुसार लिखे गए हैं, अध्याय अनुसार लिखे गए हैं, तो ये सभी कैलकुलेशन के आधार पर था। फिर जो राजाओं के दरबार में भी कुछ अधिकारी हुआ करते थे जो लेखन कार्य किया करते थे। कल्हण, जिसको सभी लोग मानते हैं कि उसने जो इतिहास लिखा है राजतरंगिणी पुस्तक में, वो भी पूरा लगभग एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। अन्य ग्रंथ भी ऐतिहासिक होने के साथ साथ कुछ आख्यानात्मक भी हैं, तो वो उन ग्रंथों की कमजोरी है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भारत के लोगों में इतिहास बोध नहीं था। अब हम ये देखेंगे कि जैसे कि अपने इस पेपर का नाम है प्राचीन भारत, तो हम ये देखेंगे कि अच्छा, प्राचीन भारत किसे कहते हैं, क्या उसका विभाजन किसने किया, कब किया, और भारत में ये प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, समकालीन भारत, ये इस प्रकार का दृष्टिकोण किसने दिया और ये अभी क्यों प्रचलन में है, इसका इतिहास क्या है, इतिहास के काल विभाजन का इतिहास क्या है, ये भी थोड़ा सा अपन अभी देखते हैं। सबसे पहले भारत में इतिहास को विभिन्न काल खंडों में बांटने का काम जेम्स मिल ने किया और उसने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटते हुए कहा कि सबसे पहले हिंदू काल था, फिर जब भारत में मुसलमान आए तो मुस्लिम काल हो गया, और फिर थर्ड उसको कहा कि ये अंग्रेजी काल है। ये जेम्स मिल एक साम्राज्यवादी इतिहासकार था और उसने ये कहा कि पहले हिंदुओं ने भारत में राज कर लिया, फिर मुसलमानों ने कर लिया, अब तीसरे धर्म का नंबर आता है। लेकिन उसने यहाँ पर चतुराई करते हुए यहाँ पर ईसाई काल नहीं कहा, बल्कि उसने अंग्रेजी काल कहा। क्यों? यदि ईसाई काल कह देता है तो भारत पर अधिकार करने का, शासन करने का अधिकार फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन सभी को हो जाता। इसलिए उसने अंग्रेजी काल कहा कि अब भारत पर राज करने का जो समय है वो स्वाभाविक रूप से अंग्रेजों का है, क्योंकि पहला तो उन्होंने जो सिद्धांत दिया आर्य आक्रमण का, उसने स्पष्ट कर दिया कि भारत पर हमेशा से दूसरे लोगों का अधिकार रहा है। फिर दूसरे लोग कौन से हैं?
आर्य आए और मुसलमान आए तो अब हम आए, तो इसलिए हमारा यहाँ पर अधिकार स्वाभाविक बनता है, इसलिए भारतीयों को कोई विरोध नहीं करना चाहिए। फिर मार्क्सवादी काल इतिहास विभाजन आता है, जो संपत्ति या वर्ग विभाजन के आधार पर आता है। उसने प्राचीन काल है वो 750 ईस्वी तक माना है, आदिकाल से लेकर 750 ईस्वी, और फिर वो 750 से लेकर के 1761 तक के काल को वो मध्यकाल मानते हैं, और 1761 के बाद को आधुनिक काल मानते हैं। और जो प्रचलित काल विभाजन है, ये मैंने इसलिए दिया क्योंकि अपने को अभी कोर्स में इसी अकॉर्डिंग पढ़ना है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जाएंगे तो पूरा इतिहास कैसे पढ़ेंगे। तो जो प्रचलन में है वो प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक, ये इतिहास को भारत में 3 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। जो प्राचीन भारत है इसका अध्ययन प्रारंभ से लेकर के 1200 ईस्वी तक किया जाता है, जो अपने BA फर्स्ट ईयर के कोर्स में है। फिर दूसरा जो मध्यकालीन आएगा वो BA सेकेंड ईयर में अपना पेपर होगा एक, और उसका जो काल विभाजन है वो 1200 से लेकर के 1761 तक का आएगा, ठीक है। और फिर आधुनिक भारत है वो 1761 से लेकर के 1964 तक या 1947 तक जो भी होता है, ये 3 विभाजन आते हैं जो अपने इस कोर्स में है। तो ये जो आधुनिक भारत है ये फाइनल ईयर की किताब में आएगा, ये सेकेंड ईयर की किताब में आएगा, और प्राचीन भारत है वो अभी अपने फर्स्ट ईयर में है। तो इस प्रकार से इतिहास का काल विभाजन करके भारत में पढ़ा जाता है। कल से हम इतिहास के अलग अलग प्रश्न पत्रों की चर्चा करेंगे। आज तक हमने सामान्य जानकारी के बारे में देखा है। थैंक यू।